अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। स्टूडेंट, पहली दो वीडियोस में मैंने आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 10 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है और आपके एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करवाया है। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स, असल में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस ये है कि एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना हमारे पास इनहेरिटेंस है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी डेटाबेस में इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस का जो सादा सा असूल है वो है कि जो वालिदैन का है वही औलाद का है। अगर हम एक क्लास वहीकल बनाते हैं तो उसमें इंजन की खुसूसियात होती हैं। तो जब हम एक नई क्लास बना लें, जैसे कि कार, जिस तरह हमारे पास जीप, तो जाहिर सी बात है कार को सारी इंजन की खुसूसियात मिलेंगी। हमें कार के लिए दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम डेटाबेस में एंटिटी के दरमियान ताल्लुक बनाते हैं। स्टूडेंट, CS 304 में आपको मैंने व्हीकल और कार की एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको इनहेरिटेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया है। अगर आपका CS 304 है तो आपको चाहिए कि आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आपकी उस बुक की भी पेपर प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। तो स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइव एंटिटीज़ विच हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द सेम एंटिटी, यानी कि वालिदैन की एंटिटीज़ का चाइल्ड की एंटिटीज़ में ट्रांसफ़र होना हमारे पास इनहेरिटेंस है। और जो चाइल्ड की यानी कि ड्राइव एंटिटीज होती हैं, जाहिर सी बात है वो तो पेरेंट्स से ही आती हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट आपके पास सब टाइप और सुपर टाइप है। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट समझे आपका हो चुका है। कैसे स्टूडेंट? ये इस तरह कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सब टाइप यानी कि हमारी चाइल्ड, तो आपने हमेशा याद रखना है सब टाइप चाइल्ड के आपने कॉन्सेप्ट से याद रखना है। ये मैंने आपको CS 304 में भी पढ़ाया है अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हैं तो। ये और सुपर टाइप हमारी पेरेंट। तो सब टाइप में सुपर टाइप की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब ये है कि सब टाइप जो किसी ख़ास सुपर टाइप से जुड़ी होती है, इसके पास इस सुपर टाइप की तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर आप आपके पास अपनी पेरेंट्स की तमाम क्वालिटीज़ होती हैं ना, जिस तरह न सिर्फ आपके नैन नक्श, इसके साथ साथ उनकी क्वालिटीज़, उनका बोलने का अंदाज़, उनका जो लहजा होता है, उसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके अंदर होती हैं। तो यही हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है हमारी डेटाबेस में। स्टूडेंट, आप डेली लाइफ के साथ रिलेट किया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट देर पर याद रहे। जब हम किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं तो वो हमेशा याद रहती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है, जिसमें जो एम्प्लॉय है ये हमारी कौन सी है? ये हमारी सुपर टाइप है। और इसके अंदर इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास वो है एंटिटीज, ये हमारे जो इसकी एंटिटीज़ हैं वो एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय ID। इसके बाद स्टूडेंट, जो हमने इसकी सब टाइप बनाई है, जो कि जिसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं इनहेरिटेंस में। अगर हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो स्टूडेंट ये हमारी जो सब टाइप्स हैं उनकी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं? ग्रेड, एनुअल सैलरी, और अगर हम ऑरली बेस की देखें तो नंबर ऑफ आर और रेट। तो स्टूडेंट, ये तो इनकी अपनी है। और इन्होंने इनहेरिटेंस क्या किया है स्टूडेंट? जो एम्प्लॉय, बेसिक तो एम्प्लॉय था, लेकिन एम्प्लॉय से डिवाइड क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं और कुछ घंटों की बेस पर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये फ़ोन नंबर, एम्प ID, नेम और एड्रेस ये ऊपर से इनहेरिट करेंगे। तो यही बेसिकली हमने स्टडी करना है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपका वही MCQs आ सकता है, सिर्फ आपको घुमा फिरा के बात कर दी जाती है कि सुपर एंटिटीज़ जो कि इनहेरिट होती हैं अपनी सब टाइप, जो सुपर एंटिटीज़ होती हैं वो इनहेरिट करती हैं अपने सब टाइप्स को, वो तमाम एंटिटीज़ जो उनके अंदर मौजूद होती हैं। और जो सब टाइप्स होती हैं उनके साथ तमाम एसोसिएट होती हैं सुपर टाइप की एंटिटीज़। तो यही बात जो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट, ये इस तरह आपसे MCQ पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंटिटी एग्जिस्ट एट, ऐसे एट्रीब्यूट जो तमाम एंटिटीज़ में शेयर हो सकते हैं वो किस पे एग्जिस्ट करते हैं? सब टाइप पर, सुपर टाइप पर, या बोथ लेवल पर, या नन ऑफ दिस। तो ये आपका जो करेक्ट MCQ है वो आएगा सुपर लेवल। तो इसके अलावा स्टूडेंट, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये आपका MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम सुपर टाइप टू सब टाइप, सब टाइप से सुपर टाइप से सब टाइप में जो करेक्टरिस्टिक जाती हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं? उसको हम इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से फिर आपको वही चीज़, वही रिलेशनशिप आपको समझाया गया है कि जब
हमारी सुपर टाइप का सब टाइप में यूज़ करना हमें बहुत सारे एडवांटेजेस देता है। सबसे पहले एडवांटेजेस ये है कि हम हायरार्की क्रिएट कर लेते हैं एंटिटीज़ की। इस वजह से हमें बार-बार एक ही एंटिटी को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे स्टूडेंट अब यहाँ पर था, अब हमने ऊपर क्या किया, हमने पेरेंट की एक हायरार्की बना ली, उसके ये सारे जो एंटिटीज़ थी वो इसमें इनहेरिट हो गई थी। तो स्टूडेंट हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ये जो सारी चीज़ें हैं बार-बार लिखनी नहीं पड़ी। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा ये है। इसके बाद स्टूडेंट ये जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सुपर टाइप होगी और कौन सी हमारी सब टाइप होगी, ये किस पे बेस करता है, तो ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो जनरल नॉलेज होता है किसी भी डिज़ाइनर का, वो उस पे बेस करता है कि वो किसको पेरेंट करे और किसको उसे क्या कहते हैं सब करे और किसको सुपर करे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब उसे ऑर्गेनाइजेशन का सारा इल्म होगा, सारा नॉलेज होगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई कर सकता है कौन सी चीज़ ज़्यादा एट्रीब्यूट्स रखती है और कितने शेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं उसके पास। तो स्टूडेंट जिसके पास ज़्यादा एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ शेयर्ड होंगी वो सुपर बन जाएगी, और जो उससे इनहेरिट कर रही होगी वो हमारे पास सब बन जाएगी। तो इसके बाद स्टूडेंट आपका कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स। कंप्लीटनेस जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती है। ये एमसीक्यूज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी तरह की होती हैं, और ये एमसीक्यूज़ इस तरह भी पूछा जाता है कि उनके नाम लिखे होते हैं और आपने करेक्ट जो सीक्वेंस होता है वो चूज़ करना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास पार्शियल कंप्लीटनेस होता है और दूसरा आपके पास होता है टोटल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट कौन सी होती है। टोटल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट मैं आपको समझाती हूँ कि फ़र्ज़ करें एक सुपर टाइप है जैसे पेशेंट, और स्टूडेंट कोई हॉस्पिटल है जिसका रूल ये है कि मरीज़ या तो इंडोर होगा, यानी कि पहले से दाखिल होगा हॉस्पिटल में, जिस तरह के वो एमरजेंसी वार्ड में ईटीसी दाखिल होते हैं, इसके बाद या फिर वो आउटडोर होगा। ऐसा कोई मरीज़ हो ही नहीं सकता जो इन दोनों में से कोई ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारी सब एंटिटीज़ हैं वो सुपर एंटिटी में से ही होंगी, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं टोटल कंप्लीटनेस। इसकी जो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि सुपर टाइप एंटिटी के तमाम इंस्टेंस का लाजमी तौर पर किसी ना किसी एक सब एंटिटी में होना लाजमी है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपका क्विज़ में भी इवन बहुत आया है। मेरी चैनल पर आपको लाइव क्विज़ की तमाम वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट आपके 75 टू से भी अबव एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और स्टूडेंट को 2025 की हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने एल्गोरिदम को भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। आपको पता है ये स्टूडेंट कि आपका 25% आपके क्विज़ में से आता ही है पेपर और असाइनमेंट जो आप करते हो, तो इनके टॉपिक्स को आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट इसका एमसीक्यू इस तरह पूछा जाता है कि तमाम इंस्टेंस का सुपर टाइप की तमाम इंस्टेंस का सब टाइप में सब एंटिटीज़ में शामिल होना किस में हम डिस्कस करते हैं, इसे हम टोटल कंप्लीटनेस में डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पार्शियल कंप्लीटनेस हमारे पास क्या होता है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टूडेंट ये शर्त तब लागू होती है जब सब टाइप सुपर टाइप की तमाम इंस्टेंस का किसी सब टाइप के साथ जुड़ा होना ज़रूरी नहीं होता। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी सब टाइप्स हैं वो सारी की सारी सुपर टाइप के साथ अटैच हों। इसको भी मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर व्हीकल एक सुपर टाइप है और इसके पास सब टाइप हैं जैसे कार और जैसे ट्रक। अगर हमारे पास एक मोटरसाइकिल है तो वो भी व्हीकल ही है, लेकिन ना तो वो कार है ना तो वो ट्रक है, यानी वो सब टाइप तो है लेकिन नीचे हमारे पास सुपर टाइप तो है लेकिन नीचे की सब टाइप्स उसमें नहीं आएंगी, यानी कि व्हीकल है। अब स्टूडेंट कहाँ पे लिखा है कि व्हीकल सिर्फ आपके पास जीप कार या फिर ट्रक ही होगा? व्हीकल तो हमारे पास बाईसाइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है। तो स्टूडेंट यानी कि इस कैटेगरी के अंदर हमारी आ सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट कुछ चीज़ें अकेली रह सकती हैं, वो किसी ग्रुप में जाना लाजमी नहीं होता। ये आपको यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। ये देखिए स्टूडेंट, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अकेली रह सकती हैं, उनका किसी भी ग्रुप में जाना लाजमी नहीं होता। इसे हम पार्शियल कॉम्पिटेंसी से पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपका ये आगे थोड़ा सा आगे आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। तो एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि आप पार्शियल कॉम्पिटेंसी को किस तरह से शो करते हैं, किस सैम्बल से शो करते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है हम इसे सिंगल लाइन से शो करते हैं। इसके बाद है हमारा डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट ये रूल ये तय करता है कि क्या एक वक्त में एक ही चीज़ जो है दो ग्रुप्स में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि वो कौन सा रूल है जो ये तय करता है
कि एक ही चीज़ एक ही वक्त में दो ग्रुप्स में हो सकती है या नहीं, तो वो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट शो करता है। तो स्टूडेंट इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डिसजॉइंटनेस रूल और दूसरा है ओवरलैप रूल। तो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये इस बात की हम पर पाबंदी लगाती है कि सुपर टाइप का कोई एक इंस्टेंस सब टाइप के सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंस्टेंस में मौजूद हो, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक इंस्टेंस में मौजूद हो, ना कि दोनों में। तो आसान अल्फाज में स्टूडेंट, एक मरीज एक वक्त में या तो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है और या फिर वो बाहर होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही मरीज एक ही वक्त में अस्पताल के अंदर दाखिल भी हो और बाहर भी हो? तो ऐसा नामुमकिन है। तो स्टूडेंट यही हमने डिस्कस करना था, या तो वो बाहर होगा यानी कि आउटडोर होगा या फिर वो इंडोर होगा, इसे हम डिसजॉइंट कहते हैं। और स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी नेक्स्ट जहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन आती है वहाँ पर आपसे डिस्कस किया गया है कि इसे हम दायरे के अंदर डी लगाकर शो करते हैं। ये आपकी डायग्राम में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट आपका ओवरलैप रूल क्या होता है। जो ओवरलैप रूल है ये हमें बताता है कि सुपर टाइप एंटिटी का कोई एक इंस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा सब टाइप में बैक वक्त मौजूद हो सकता है। मतलब स्टूडेंट ये उसके ऑपोजिट है। जिस तरह हमने टोटल और पार्शियल देखा कि जो टोटल के जो ऑपोजिट थी वो पार्शियल थी, तो इसी तरह स्टूडेंट डिसजॉइंट की जो ऑपोजिट है वो ओवरलैप है, यानी कि एक इंस्टेंट एक से ज़्यादा ग्रुप्स में शामिल हो सकता है एक ही वक्त में। तो इसकी अगर हम एग्जांपल बनाएं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यही एग्जांपल शो करवाई गई है यहाँ पर स्टूडेंट। तो होता क्या है कि एक कंपनी स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है, ठीक है, और जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो खुद बनाती है और कुछ वो परचेज करती है। तो हो सकता है स्टूडेंट कोई ऐसा स्पेयर पार्ट हो जो वो खुद भी बनाते हैं लेकिन कभी कभार बाहर से भी ऑर्डर करते हैं। जैसे स्टूडेंट आप खाना कभी खुद बनाते हैं और कभी बाहर से ऑर्डर भी करते हैं, तो इसी तरह तो वो पुर्जा जो एक वक्त में दोनों ग्रुप में शामिल है, जैसे कि वो स्पेयर पार्ट्स में भी वो जो मैन्युफैक्चरर होता है उस पार्ट में भी आएगा, उस क्लास में, या फिर इन अदर वर्ड्स उस ग्रुप में भी आएगा, और जो परचेज्ड हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर भी आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैप। और इसे हम किससे शो करते हैं, इसे हम सर्कल के अंदर ओ बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें बनाकर दिखाई गई हैं। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको ऊपर समझा दी है। ये भी स्टूडेंट वही सिनेरियो है कि ये हमें निगलेक्ट करता है ऐसी एंटिटीज़ को जो कि सीवरल टाइम स्टोर हो रही होती है। ये देखिए स्टूडेंट, डिसजॉइंट के लिए हम डी का सैम्बल यूज़ करते हैं किसी भी सर्कल में। यहाँ पर आपको, जी हाँ स्टूडेंट, ये आपको ओवरलैप की बनाकर दिखाई गई है। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आपको ना डी नहीं बना के दिया गया था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ही बना दिया था, लेकिन आप कि जो बुक में आपको इस तरह बना के दिया गया है जो आपकी एग्जांपल है ओवरलैप की। तो क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें वो परचेज भी कर रहे हैं और वही चीज़ें वो मैन्युफैक्चरर भी कर रहे हैं, तो वो हमारे दोनों ग्रुप्स में आ जाएंगी। इसी वजह से हमने पार्ट्स बनाया, उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरर और परचेज, क्योंकि वो दोनों में आ रही हैं, इस वजह से हमने ओ का सैम्बल लगाया जो कि हमारा ओवरलैप का सैम्बल है। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर नंबर आपका 12 है वो एज इट इज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज में। तो हमारे पास कंप्लीट जॉइंट होता है, कंप्लीट ओवरलैपिंग होता है, पार्शियल जो डिसजॉइंट होता है, और इसके बाद पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। अब हमारे पास सुपर डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है स्टूडेंट। सुपर जो डिस्क्रिमिनेटर है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम सुपर टाइप के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट रखते हैं जो अपनी वैल्यू के थ्रू हमें ये बता सके कि इंस्टेंस किस सब टाइप से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास हर चीज़ का एक एड्रेस होता है। अगर हम मेमोरी में भी देखें कि ये हमारे मेमोरी के किस पेज पर या हमारी डिस्क पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे हमारे लैपटॉप में भी यही होता है। तो ये जो हमारा सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है, बेसिकली ये वही एड्रेस रखता है कि वैल्यू के थ्रू हमें स्पेसिफाई करता है कि ये सब टाइप्स फलां जो हमारी सब टाइप्स हैं वो मेरे साथ एसोसिएट कर रही हैं। तो स्टूडेंट यही हम सुपर डिस्क्रिमिनेटर में पढ़ते हैं। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इतना ही काफ़ी है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें, यहाँ पर स्टूडेंट आपको अगेन वही बातें बताई गई हैं। ये मैंने हाईलाइट जस्ट इसलिए की हैं ताकि आप इनको एक बार फिर से पढ़ सकें, क्योंकि इसके अंदर एज इट इज़ कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपसे बहुत बार पूछा गया और क्विज में भी पूछा गया है कि एन एट्रीब्यूट इन अ सुपर टाइप एंटिटी दैट डिटरमाइन
टू विच सब टाइप द इंस्टेंस बिलोंग इज, यानी कि कौन जो बिलोंगिंग को शो कर रहा होता है वो हमारे पास कौन है, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है सुपर टाइप। तो इसके बाद स्टूडेंट इसकी सिग्निफिकेंस भी है हमारे पास कि अगर हमारा जो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर हमारा एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें बहुत आसानी हो जाती है उसकी क्रॉसपोंडिंग एंटिटीज़ को फाइंड आउट करने में, और इस तरह हमारा टाइम भी बहुत बचता है और जो हमारी स्पेस है वो भी बच जाती है। इसके साथ साथ हमें एफर्ट बहुत कम करनी पड़ती है, जो हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होना होता है वो बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है जब हमें स्टार्ट में ही पता चल जाएगा, सुपर टाइप से ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ मेरे साथ या ये जो ग्रुप्स हैं मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब लेक्चर नंबर 12 स्टूडेंट, ये आपका प्रैक्टिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, CS 403 के प्रैक्टिकल के लिहाज से, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको कुछ MCQs हैं वो आपके डिस्कस करती रहती हूँ इसके साथ साथ। आई गेस कि आपको ये स्किप कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर करती हूँ ताकि अगर आपको डायग्राम आ जाती है तो आपके लिए आसान हो। सबसे पहले स्टूडेंट स्टेप्स इन स्टडी ऑफ सिस्टम, तो MCQs आपसे ये पूछा जाता है विच इज फर्स्ट स्टेप इन स्टडी ऑफ द सिस्टम, तो कौन सा फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है प्रीमिलिनरी स्टडी। तो अब हम देखते हैं प्रीमिलिनरी स्टडी में हम पढ़ते क्या हैं। स्टूडेंट मैं आपको सिंपली ये तमाम पॉइंट्स बहुत कम वक्त में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इसमें याद करने का एज इट इज़ कुछ भी नहीं है। और ये MCQs आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, वो आउटपुट रिक्वायर्ड है, और इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास एंटिटी एसोसिएटेड। ये इनके आपने तरतीब याद रखनी है क्योंकि इस लिहाज से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। प्रीमिलिनरी स्टडी में सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इनरोलमेंट करते हैं कि भाई कौन से जो स्टूडेंट्स हैं कौन से सब्जेक्ट्स में दाखिला ले रहे हैं, BScs या फिर MSc, कुछ भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर कि हमारे हर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं उसमें, तो उसका स्ट्रक्चर भी डेफिनेटली अलग होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम ऑफरिंग पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो अदारा है वो कौन कौन से सेमेस्टर्स ऑफर कर रहा है। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कि कौन सी क्लासेस में कौन से सेमेस्टर के तलबात जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे अगर किसी ने अपना BScs स्टार्ट किया है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में करवाएगा, अगर किसी का पहले से स्टार्ट है तो अगर उसने थर्ड के एग्जाम दिए हैं तो वो फोर्थ में करवाएगा। इसके बाद स्टूडेंट प्री रेक्विजिट, तो प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे हैंडआउट में कुछ इस तरह से ये बयान किया गया है कि ऑफर्ड और इनरोल्ड कोर्सेज में से किसी एक का होना ज़रूरी नहीं है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि कोर्सेज तो हमारे पास होते हैं, अगर एक तालिबे इल्म जिसकी हमने प्री रेक्विजिट की वजह ये है कि हम उसे पास नहीं करेंगे अगर उसने पहले वाले तमाम सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं किया, तो ये उसका प्री रेक्विजिट हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अगर आपने अपना थर्ड सेमेस्टर क्लियर ही नहीं किया तो आपको फोर्थ सेमेस्टर कैसे अलॉट हो सकता है, तो यही हमारे प्री रेक्विजिट्स होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि आउटपुट रिक्वायर्ड में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा एंटिटीज़ में टीचर और कंट्रोलर। तो स्टूडेंट इनकी लिस्ट होती है, जिस तरह किसी भी क्लास की लिस्ट होती है, टीचर्स की अटेंडेंस भी लगती है, इसकी तरह जो हमारी रिजल्ट शीट्स होती हैं वो तमाम जो शीट्स होती हैं उनको उम्मीदवार जो कि हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने फिल करना होता है। तो इसके लिए कंट्रोलर का होना भी लाजमी है जो कि हमारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा होता है। इसके बाद स्टूडेंट इसके साथ एसोसिएट कौन सी कर रही होती है एंटिटी, तो हमने ऊपर देख चुके हैं कि स्टूडेंट के मुतालिक होता है, हमारे पास टीचर के मुतालिक होती हैं एंटिटीज़, और दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोलर। तो यहाँ पर आपका ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और मैंने जितने भी क्विज किए हैं 2025 के, ये सब में आया हुआ था कि वंस द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, जैसे ही हमारा एनालिसिस डन हो जाता है उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है, तो वो अगला स्टेप हमारे पास ड्राफ्ट बनाना है किसी भी सिस्टम का। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट हम इसके अंदर डिस्कस क्या करते हैं, हम ऐसे स्टैंडर्ड टूल डिस्कस करते हैं, ऐसे कंपोनेंट को स्पेसिफाई करते हैं जो हमारे डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो जो हमारा सबसे जो फर्स्ट टूल है वो हमारे पास हमारा DFD है, यानी कि हमारा डेटा फ्लो डायग्राम। तो स्टूडेंट ये आपका जो इसका एब्रीवेशन है आपसे अक्सर पूछी जाती है। तो स्टूडेंट इसको हम पढ़ते किस में हैं, इसको हम DFD डायग्राम भी कहते हैं या फिर हम इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। तो अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम पूरे सिस्टम का एक ब्लैक बॉक्स होता है, यानी कि वो बाहर की तमाम चीज़ें हमें दिखा देती है एक डायग्राम के थ्रू। इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ कौन सा जो हमारी एंटिटी है वो दूसरे एट्रीब्यूट के साथ किस तरह से रिलेट कर रही है। तो ये होता है बेसिकली, अगर हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ देखें, ये तो हमारी मेन है
ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन हाल है, ये आपकी जो असाइनमेंट है उसमें भी पूछा गया है और इसे आपने थोड़ा सा क्लियर करना है। वैसे तो आपने असाइनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारी स्टूडेंट, कंट्रोलर और जो टीचर है ये हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टूडेंट का देख लेते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देता है और बदले में क्या लेता है, रिजल्ट लेता है। तो यानी कि उसने दरख्वास्त दी है रजिस्ट्रेशन की और उसे क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। इसके बाद टीचर क्या करता है, तो स्टूडेंट ये हमारे जो होते हैं नंबर्स जमा करवाता है और क्लास का रिजल्ट हासिल करता है। यानी कि स्टूडेंट ये LMS पर हमारे जो नंबर्स होते हैं, जिस तरह आपका रिजल्ट आता है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो आपके तमाम जो मार्क्स आए होते हैं, आपका GPA होता है वो सबमिट करवा देता है आपके LMS को, और वो जो आपका LMS होता है वो GPA कैलकुलेट कर देता है। इसके बाद हमारा है कंट्रोलर। तो भाई ये कंट्रोलर क्या करता है, ये सिस्टम क्लास जो क्लास का ओवरऑल रिजल्ट होता है, सब्जेक्ट रिजल्ट, उसे लेता है। जैसे स्टूडेंट आपकी जो ओवरऑल सब्जेक्ट रिजल्ट्स होता है, क्लास का तमाम रिजल्ट, जैसे कि आपका टोटल CGPA, वो कौन कर रहा होता है, वो आपका कंट्रोलर कर रहा होता है। तो रजिस्ट्रेशन में आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो एग्जामिनेशन सिस्टम को दे रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, जो चीज़ें हम दे रहे हैं उनका एरो हम करेंगे एग्जामिनेशन में, और जो चीज़ें हम ले रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम से वो हम उसकी स्पेसिफिक एंटिटीज़ की तरफ उसका एरो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। ये आपको इसी तरह स्टूडेंट आएगी और आपसे कहा जाएगा, अगर आई भी तो 5 नंबर का अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ भी गया तो इसी तरह कहा जाएगा कि भाई इसके अंदर बताओ कि स्टूडेंट एंटिटी क्या कर रही है, रजिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है और कंट्रोलर क्या कर रहा है। और या फिर ये आ सकती है कि आपको सिंपली बना के दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे लेबल करो। तो ये तो बहुत बच्चों वाला काम है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी देख लेते हैं हमारी लेवल O डायग्राम। तो स्टूडेंट, ये आपकी डायग्राम कॉम्प्लेक्स होती है और एज इट इज़ आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट असाइनमेंट्स में पूछी जाती है, इसलिए आपको मैं ये आपको स्किप करवाती हूँ क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी नहीं आएगी। आपकी अगर प्रैक्टिकल में आ गई तो आप तो पूरा टाइम इसी में कर देंगे, तो आपके पेपर के लिए कौन सा टाइम बचेगा। तो स्टूडेंट, ये आपकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा लेक्चर आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एक MCQs है स्टूडेंट, क्रॉस रेफरेंशियल जो रेफरेंस मैट्रिक्स, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि ये हमारा फाइंड आउट करता है उन वैल्यूज़ को या एट्रीब्यूट्स को जो रिपोर्ट्स में अपीयर होते हैं। तो अगर हम ये देखें स्टूडेंट, ये जो हमारी ऊपर की तमाम चीज़ें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये जो हमारी रोज होती हैं इनको हम रिकॉर्ड कहते हैं या फिर हम इनको रिपोर्ट कहते हैं। तो ये MCQs भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ER डायग्राम इन फैक्ट लाइज इन द एनालिसिस फेज। तो ये MCQs तो दी मोस्ट फेवरेट है आपके MCQs का, कि ये जो हमारा प्रोसेस होता है क्रिएटिंग ER डायग्राम, ये हम किस में बढ़ते हैं, तो ये लाई करता है आपके एनालिसिस फेज में। और ये आपका आया हुआ था 2024 में भी MCQs आया हुआ था, इसके साथ साथ आपके क्विज में भी पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, आप को बहुत अच्छे तरीके से MCQs तैयार हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको क्लियर करवाती हूँ और जैसे मैं आपको ईजी वर्ड्स में सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ, आपका बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट, आपकी तो इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होगी क्योंकि आप आई थिंक सो ये 3rd सेमेस्टर है। तो 3rd सेमेस्टर में तो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत परफेक्ट होती है। तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से अपनी ये जो तमाम चीज़ें होती हैं सब्जेक्टिव की वो सॉल्व कर सकते हैं आसान वर्डिंग में लिख कर। तो इसके बाद स्टूडेंट, आपका यही इसी के अंदर भी आपकी वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज़ की टाइप को जो एग्जामिनेशन सिस्टम में है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज थे जो आपको मुहैया किए गए, जैसे MCS और आपका BCS। इसके बाद स्टूडेंट, पर कोड क्या होता है, पर कोड मतलब प्राइमरी की इना कोड। तो स्टूडेंट, हमारा जो कोर्स होगा उसकी कोई प्राइमरी की होगी, जैसे कि स्टूडेंट आपकी प्राइमरी की हो सकती है आपका वो कोड या फिर आपकी ID। इसके बाद स्टूडेंट, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है 2 साल या फिर 4 साल या फिर इवन 1 ईयर भी हो सकता है। और स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने होंगे ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसका ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कोर्स है ये अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम देखें कि हमारी जो मेजर एंटिटीज़ हैं उनमें हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, हमारा स्टूडेंट का नेम आएगा, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट GPA एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट डिटेल। इसके बाद अगर हम टीचर देखें तो स्टूडेंट टीचर के रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा,
जिस तरह के आपके जो LMS पर भी दिया जाता है, उस पर भी तो आपके टीचर वो रजिस्टर होते हैं ना, जो आपकी LMS को एक्सेस कर रहे होते हैं या फिर आपकी जो तमाम क्यूरीज होती हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, आपके असाइनमेंट को चेक कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट वो भी आपके LMS का एक हिस्सा होते हैं। यहाँ पर आपको जो हमारा LMS है ना, उसी के अकॉर्डिंगली तमाम कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर आप LMS यूज़ करते रहें तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है। तो टीचर का नेम होगा, फादर नेम होगा, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा और टीचर की सैलरी होगी। इसके बाद स्टूडेंट कोर्स, तो कोर्स में क्या होगा, कोर्स कोड होगा, कोर्स का नेम होगा और कोर्स के प्री रिक्विजिट्स होंगे और जो हमें यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर कर रही है वो तमाम शामिल होंगे। और सेमेस्टर में क्या होगा, सेमेस्टर का नेम, सेमेस्टर स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ। स्टूडेंट ये आपका जनरल नॉलेज है, ये आपकी बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं कि अगर आप विजुअलाइज करें अपने LMS को भी तो उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उन तमाम को आप उसके एट्रीब्यूट्स के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे अगर अब टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर को आप अपना एंटिटी बना लें और टीचर के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आप अपना एट्रीब्यूट बना लें। तो ये देखें स्टूडेंट, आपको जिस तरह यहाँ पर शो करके भी दिखाया गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट को कोर्स ऑफर्ड के साथ हमने रिलेट कर दिया है, सेमेस्टर के साथ भी रिलेट कर दिया, इस तरह सेमेस्टर को भी हमने कोर्स ऑफर्ड के साथ कर दिया और जो कोर्स ऑफर है उसको हमने एसोसिएट कर दिया है हमारे टीचर के साथ। तो अब हमने देखना है कि हमारे प्रोग्राम और कोर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट ये भी MCQs आपके बहुत आए हैं, मैंने कल ही वो वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करवाए हैं। क्विज़ की वीडियो है जो मैंने आपको वॉइस में भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो तो प्रोग्राम एक ही होता है, ऐसा ही है ना, लेकिन उसके अंदर कोर्सेज जो हैं हमें डिफरेंट तरह के मुहैया किए जाते हैं। तो ये हमारा 1 to many रिलेशनशिप है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट और प्रोग्राम का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, तो स्टूडेंट इसका क्या है कि हमारा जो एक स्टूडेंट है वो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम कर सकता है, या तो वो MSc कर सकता है या फिर वो BScs कर सकता है या फिर वो BCS कर सकता है। तो स्टूडेंट यही हमारा बयान किया गया कि एक प्रोग्राम जो है एक वक्त में एक स्टूडेंट ही ले सकता है। इसके बाद हमारे जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, अब उनमें स्टूडेंट क्या है, इनमें एक मसला है, इनके दरमियान हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। कैसे स्टूडेंट, एक सेमेस्टर में कई कोर्स ऑफर होते हैं और एक कोर्स कई सेमेस्टर में बार बार आता है। आपको पता है ना स्टूडेंट कि आपको कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके क्या होते हैं, आपके कंपलसरी नहीं होते, आप उनमें से सजेशन कर सकते हैं। जैसे आपका MGT 503 और MGT आई थिंक सो 201, इसी तरह आपकी इको। तो स्टूडेंट ये आपकी 3 बुक्स हैं जो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन जो हमारे 3 सेमेस्टर हैं इनके अंदर आपको ऑफर की जाती हैं। अब स्टूडेंट की मर्जी है वो कौन सी एक सिलेक्ट करता है। मैक्सिमम तो ये करते हैं कि वो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इको कर लेते हैं, देन वो अपनी MGT 503 कर लेते हैं, देन वो अपनी MGT 301 कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस बहुत बेस्ट है। अगर आप भी CS के स्टूडेंट तो आपको यही जो सीक्वेंस है यही फॉलो करना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट और कोर्स ऑफर ये भी सेम हमारा वैसे ही है। स्टूडेंट जो मैंने आपको सेमेस्टर और कोर्स बताया है ये आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये आपने हमेशा याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें हमारा कोर्स ऑफर्ड और टीचर, तो इनके दरमियान हमारा कौन सा रिलेशनशिप है, इसकी स्टूडेंट जो हमारी कार्डिनलिटी है वो 1 to 1 है। तो ये भी आपने हमेशा याद रखना है। यही MCQs आपसे पूछे जाते हैं, यही आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 110% के आप अपना कर सकते हैं, अपने MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक जो स्पेसिफिक हमारा सेमेस्टर होता है उसका एक कोर्स एक ही टीचर पढ़ाता है, जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है। ऐसे तो नहीं होता कि आपकी टीचर बदलती रही। तो स्कूल्स में होता था कि कभी ये टीचर आ गई कभी वो टीचर आ गई, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक कोर्स को एक ही टीचर पढ़ाती है, इस वजह से ये हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप है। इसके बाद स्टूडेंट और कोर्स ऑफर ये भी हमारा मैनी टू मैनी है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो तालिबे इल्म होते हैं सेमेस्टर के उनको बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हें बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, इस वजह से हम इनको मैनी टू मैनी में डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो सिनेरियो 6 है उसके अंदर हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एंड सेमेस्टर। तो स्टूडेंट जिस तरह अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, जो स्टूडेंट है वो CGPA निकालता है अपने सेमेस्टर की, जो स्टूडेंट और सेमेस्टर के दरमियान रिजल्ट नाम की एंटिटी आती है जो इनका CGPA महफूज करती है। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप है, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है वो एक ही सेमेस्टर से बिलोंग करता है वो, और उसे एक ही सेमेस्टर की CGPA दिखाई जाती है एट अ टाइम। अब हम देखते हैं हमारी कॉन्सेप्ट डायग्राम कौन सी होती है। तो स्टूडेंट
ये एमसीक्यूज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एनालिसिस फेज का जो आउटकम है वो हमारे पास क्या होता है। तो हमारे एनालिसिस फेज का आउटकम हमेशा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बार बार डिस्कस कर रही हूँ। और इनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, हम इसे ईआर मॉडल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास पहला है नेटवर्क, दूसरा रिलेशन और तीसरा है हेरारिकल या हेरारकी। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास है लॉजिकल डेटाबेस डायग्राम। तो लॉजिकल डेटाबेस डायग्राम में हम क्या करते हैं, ये भी आपका एमसीक्यूज है। इसके अंदर हम वो टूल या फिर वो मॉडल चूज करते हैं जिसने हमारी जो होती है डेटाबेस उस पर डिपेंड करता है, या जिसके थ्रू हम जो हमारा जो सारी डेटाबेस है उससे एक्सेस किया जाना होता है। तो इसका कंक्लूजन यही है, जो मैंने आपको सारा पढ़ाया है वही आपका इसका कंक्लूजन है। वैसे आपका ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। और आपको तो पता है तमाम एमसीक्यूज आपकी सब्जेक्टिव तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 14। यहाँ से आपके जो सब्जेक्टिव है ना, यहाँ से बेसिक आपका सब्जेक्टिव आता है। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो तो आपके सामने है कि कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का आपने फ़र्क बताना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वाला टेबल याद है ना, जिसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, तो आप यकीन करें कि आपको कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से कोई भी सब्जेक्टिव आ जाता है, आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने आंखें बंद करके ना यही 3 पॉइंट्स लिख कर आ जाने हैं, क्योंकि आपके ये निचोड़ है आपके सब्जेक्ट्स का, टॉपिक्स का। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सिमेंटिक्स डेटा मॉडल डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ईआर डायग्राम, और इसके अंदर हम लिगेसी डेटा मॉडल डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि हमारा जो हमारे पास रेशनल डेटा मॉडल होता है, जैसे हमारी करंट एज है। इसके बाद जो ये डेटा मॉडल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और इनको जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, इनके मैनी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारे जो डेटाबेस होती हैं लॉजिकल, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और ये हमारी जो पर्टिकुलरली ये भी हमारे पास फ्री ही होते हैं। अब स्टूडेंट, इनका जो रिजल्ट है वो एनालिसिस फेज है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ऊपर भी ये डिस्कस किया है कि हमारे कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन किसका रिजल्ट है, ये हमारे एनालिसिस फेज का रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये एमसीक्यूज कितना इंपॉर्टेंट है। आपके एक ही हैंडआउट में 2 डिफरेंट चैप्टर में 2 तरह से ये आपको बयान की गई है, एक छोटी सी लाइन। तो अब स्टूडेंट, ये इसे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल को हम ऑब्टेन करते हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को एक अदर मॉडल में डिस्कस करके, जैसे कि किसमें, हमारे रैशनल डेटा मॉडल में। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि लॉजिकल जो डेटाबेस डिज़ाइन है उसको हम कन्वर्ट किस मॉडल में करते हैं। तो हमारी बुक में यही डिस्कस किया गया है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं रैशनल मॉडल में। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा होता है इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा लॉजिकल होता है इसको हम डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि हम इसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसको करते हैं। ये हमारी काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट, ये हमारे पास मोर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू हमें ग्राफिकल टूल्स ऐसे चाहिए होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, ये जो हमारे पास होता है लेस एक्सपेंसिव होता है। जाहिर सी बात है, जैसे हमने टेबल एंड रोज में सारा डेटा पुट कर देना है, हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव तो हो गई। इसके बाद स्टूडेंट, गोइंग टू ट्रांसफर एंड देन इम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं, देन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्टूडेंट, गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, तो कितनी मज़े की बात है ना, इसको पहले हम ट्रांसफर करेंगे, देन हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट है वो लॉजिकल है। और दूसरी बात कि लॉजिकल को हम किसी और मॉडल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमारा रैशनल है। तो स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर जो आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखने, ये आपके कुछ एमसीक्यूज हैं कि डेटा मॉडल अ सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट टूल्स यूज टू डिवेल्प आर डेटाबेस डिज़ाइन। तो डेटा मॉडल कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपके डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर है। जिस तरह जो आपकी ग्रामर है उसकी बेस पे इंग्लिश बनती है, इसी तरह डेटाबेस की जो ग्रामर है वो आपके पास डेटा मॉडल है। तो जनरली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका एमसीक्यूज भी है। तो वो 3 कॉन्सेप्ट क्या हैं, कंस्ट्रक्ट्स, यानी कि उसकी जो पाबंदियाँ, उसके जो रूल्स हैं वो। उसके बाद मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, भाई किस लैंग्वेज में ये मैनिपुलेट होगा। और दूसरा कि उसकी इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, तो यानी कि किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कौन सी तरतीब होगी। ये आप परेशान मत हो, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 18 और 17 में बहुत डिटेल के साथ आपको डिस्कस किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, जिसे हम RDM भी कहते हैं। और ये आपका एमसीक्यूज है कि आप
RDM की एब्रीविएशन बताएं। तो इसकी एब्रीविएशन क्या है? रिलेशनल डेटा मॉडल। तो इसके 2 मेजर स्ट्रेंथ्स हैं जिसके लिए हम ये बहुत पॉपुलर हो गया। पहली बात कि भाई ये सिंपल बहुत था, सिंप्लिसिटी, और दूसरी बात कि इसकी जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स तो किंग ऑफ साइंसेज है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जिसके अंदर मैथमेटिक्स ना हो। तो स्टूडेंट, अब हम जैसे कि DBMS पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी जो मैथ है वो सबसे बड़ा जो हमारा डेटा मॉडल है, जो सबसे सिंपल है और सबसे मकबूल डेटा मॉडल है जो आजकल आपका इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स को। तो मैथमेटिक्स ने हमारी जान नहीं छोड़नी कभी भी। अब देखिए, हमारी एनीथिंग इंक्लूडेड डिफाइंड इन RDM हैज़ अ गॉड प्रीशियस मीनिंग सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। तो भाई जिस बात ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है वो ये है कि वो मैथमेटिक्स पर बेस करती है। तो ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि किस बात ने बहुत प्रीशियस बना दिया है हमारे RDM को, उसने मैथमेटिक्स ने उसे प्रीशियस बना दिया है, हमारे लिए बहुत टफ भी बना दिया है। लेकिन स्टूडेंट ये बहुत आसान है, बस अपनी रोज़ एंड कॉलम के अंदर डेटा डालते जाना है और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करते जाना है। अब देखिए, मैथमेटिकली में ये हमारे पास वर्क कैसे करता है। इट विल वर्क विद RDM। मैथमेटिकल नोट प्रोवाइड RDM स्ट्रक्चर बट आल्सो डिफाइन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये ना सिर्फ हमारी जो स्ट्रक्चर मुहैया करती है मैथ्स हमें, जिसे हम रिलेशन भी कहते हैं। ये MCQs भी ओहो, ये कितनी बुरी ड्राइंग होती है। चले कोई बात नहीं स्टूडेंट, बर्दाश्त करें आप। ये देखिए, अब जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये MCQs भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट, अब मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो यहाँ से ही आप ये इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कितनी ख़राब हो जाती है ये देखें, हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास रिलेशनल अलजबरा और दूसरी हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। ये MCQs भी आपका है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको आते होंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि RDM की ना कुछ बाउंड्रीज हैं उसके, अगर हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसको जो इसकी एडिशन कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें अपने RDM में। वी हैव टू सी इफ़ इट कंपाइल विद रिलेशनल मैथमेटिक्स आर नॉट। तो हमें ना ये देखना पड़ता है कि ये हमारी रिलेशनल मैथमेटिक्स के साथ कंपाइल होता भी है या नहीं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्रॉस दीज बाउंड्रीज। तो यानी कि हम इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी हमारे पास बाउंड्री है, वो ये कि ये रिलेशनल मैथमेटिक्स के साथ हमारे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद विल बी लूज द ह्यूज एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द मैथमेटिक्स। अगर हम इन बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो हम जो मैथमेटिक्स के बैकअप्स हैं उनके एडवांटेजेस को लूज़ कर देते हैं। तो ये MCQs भी आ सकता है कि अगर हम बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जिनसे हम महरूम हो जाते हैं। तो वो है हमारे पास मैथमेटिकल बैकअप ऑफ डेटाबेस। अब हम देखते हैं, ये MCQs आपका दी मोस्ट बेस्ट है और स्टूडेंट ये कॉमन भी बहुत है। और ये आपको देखते ही नज़र आ जाता है कि जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल था वो कब बना था, 1970 में, 1970 में। और बनाया किस ऑर्गेनाइजेशन ने था? IBM ने। 2 MCQs हो गए। और किस साइंटिस्ट ने बनाया था? EF कोड ने। तो 3 MCQs आपके कवर हो गए कि रिलेशनल डेटा मॉडल हमारा बना था 1970 में, बनाया हमारी IBM ने था, और साइंटिस्ट कौन से थे? EF कोड। स्टूडेंट, आपका लेक्चर बहुत लेंथी होता है और इसे मैं बहुत कम वक्त में कवर करती हूँ। तो स्टूडेंट, आप इसी के जो MCQs हैं इनको अच्छी तरीके से देखा करें, आपकी प्रिपरेशन इसी तरह हो जाती है। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी मैक्सिमम फैलो के साथ शेयर भी किया करें। स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि मुझे आपके लिए इन 5 चैप्टर की एक MCQs वीडियो भी प्रिपेयर करनी चाहिए। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये जो आपका बेसिक आपका जो स्टार्ट होगा ना पेपर, वो यहीं से स्टार्ट होना है। जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स हैं उसके अंदर से अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सिर्फ 8 MCQs आएंगे इस मैक्सिमम। लेकिन जो आपके नेक्स्ट 8 लेक्चर हैं उसके अंदर से आपके 12 से 13 MCQs, इवन अगर आप 27 की वेटेज देखें तो आपके बाकी तमाम MCQs इन्हीं लेक्चर से आएंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए क्विज़ बना दूँ, खुद से बनाऊँ, ताकि आपके लिए ये जो पास्ट वाले हैं उन पर आपको रिलाई ना करना पड़े। तो स्टूडेंट, आप दुआ करें कि टाइम मिल जाए मुझे बनाने का। अब देखिए, हमारी जो प्रोटोटाइप्स हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उनको हम जो डेवलप किया गया था वो रिसर्च प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही किया गया था। इसको किसने किया था? IBM और UC बिक्री इन मिड ऑफ 70s। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप मत कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट, आपकी
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका DBMS सॉरी RDM का यूज़ है। आपसे ये MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि राइट 3 यूजेस ऑफ RDM। तो सबसे पहले तो हम यही कर सकते हैं ना कि ये हमें सिंप्लिसिटी मुहैया करता है। हम मैथमेटिक को यूज़ करते हैं और हमारा जो DBMS है वो बड़ा सिंपल हो जाता है और बहुत हमें अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। और दूसरा जो हम इसका यूज़ ये भी कर सकते हैं कि ये हमारे डिज़ाइनिंग और डिफाइनिंग एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल स्कीमास में यूज़ होता है। और स्टूडेंट ये MCQs आपका इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो रैशनल डेटा मॉडल है वो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है या नहीं। स्टूडेंट ये आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि रैशनल डेटा मॉडल सपोर्ट्स 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, ट्रू या फॉल्स। तो आपने इसका जो आंसर टिक करना है वो आपका ट्रू होगा। तो ये MCQ इसी तरह से पूछा जाता है आपसे। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशंस होते हैं हमारे RDM के वो सिमिलर होते हैं हमारे मैथमेटिकल रिलेशन के साथ। जिस तरह हमारे मैथमेटिक में हम रिलेशंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, आपको याद होगा आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, आपने रिलेशन पढ़े होंगे। आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की मैथ्स थी उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। 301 था आई थिंक। तो उसके अंदर आपने रिलेशन और फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से, जिसको हम टेबल भी कहते हैं। तो ये MCQs भी आता है और आया भी है आपके क्विज में कि जो 2 डायमेंशनल टेबल होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल से। और ये हमारे किस रिलेशन में यूज़ होता है? डेटा RDM में। और स्टूडेंट ये इस तरह भी पूछा जाता है कि हमारा जो टेबल होता है वो कितने डायमेंशन उसकी कितनी डायमेंशन होती है? उसकी 2 डायमेंशन होती हैं। अब ये MCQs भी है कि रो ऑफ टेबल को हम क्या कहते हैं? रो ऑफ टेबल को हम टपल कहते हैं। लाइनिंग तो मुझसे सीधी नहीं लगनी, मैं इस तरह से आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। रो ऑफ टेबल को हम कहते हैं टपल्स। ये जो ऊपर मैंने MCQs हाईलाइट करवाया है इसको भी मैं अगेन हाईलाइट करवा देती हूँ। स्टूडेंट ये जो आपकी हाईलाइटेड हैंडआउट है ये आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप इसी हैंडआउट से मुझसे लेक्चर ले रहे हैं तो इसी हैंडआउट को आप फॉलो किया करें एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट रोज आर टेबल ऑफ द रिप्रेजेंट एज अ रिकॉर्ड। और ये भी याद रखें जो हमारी रोज या टपल्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रिकॉर्ड या फिर एंटिटी इंस्टेंस के। ये MCQs भी आता है। और जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर अपनी प्रॉपर्टीज से। तो स्टूडेंट 5 MCQs हैं जो मैंने आपको चुनी मुनी सी 4 से 5 लाइनों में कवर करवा दी हैं। और यही तो हमारा व्यू का जो है एल्गोरिदम है कि छोटी छोटी चीज़ से भी आपको MCQs बना के देता है जो आपके लिए बहुत ही आसान होते हैं और बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। अब हमारी 6 बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं डेटाबेस रिलेशंस की? सबसे पहले कि हमारी जो सेल ऑफ द टेबल कंटेन एटॉमिक एंड सिंगल वैल्यू। हमेशा याद रखिए जो हमारा सेल होगा ना, सेल हम इसे कहते हैं रो और कॉलन की इंटरसेक्शन को, यानी कि ये हमारा कॉलन और ये हमारी रो। तो इसकी हमारी इंटरसेक्शन क्या बनी? CS001, यानी कि इसका स्टूडेंट ID। तो इसके अंदर हमारे पास यूनिक या फिर एटॉमिक सिंगल वैल्यू होगी। एटॉमिक हम सिंगल वैल्यू को कहते हैं। अब इसके अंदर 2 हम रोल नंबर नहीं लिख सकते। इस एक सेल के अंदर कभी भी हम 2 IDs नहीं लिख सकते। और दूसरी बात की जो हमारी इंटरसेक्शन रो एंड कॉलन की है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर रो को। जैसे स्टूडेंट अब ये देखें हमारी इंटरसेक्शन है, ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलन है। तो ये हमारे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ही शो करेगी। अगर हमने इसकी इंटरसेक्शन बनाई है, मैं आपको अगेन ड्रा करके दिखाती हूँ। ये देखें ये और ये अगर हमने इंटरसेक्शन बनाई है तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा टेबल बन रहा है? ये वाला। तो स्टूडेंट ये किसको हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है? ये हमारे पास ST नेम को, यानी कि हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे टेबल के। तो यही आपको बताया गया है कि हमारी ये रिप्रेजेंटेशन करती है हमारे किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को। जो आपकी नंबर 4 पर प्रॉपर्टी वो है कि जो कॉलम है उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी, जो नेम होंगे एट्रीब्यूट के वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट जो एक कॉलम है ना वो किसी एक ही नेम को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे ऊपर है कि अब एक कॉलम यहाँ स्टूडेंट नेम है तो हमेशा स्टूडेंट नेम ही आएंगे नीचे सारे। अगर यहाँ पर कोर्स जी हाँ कोर्स नेम है तो यहाँ पर सिर्फ कोर्स नेम आएंगे। अगर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ है तो हमेशा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही आएगा। अब जो हमारी सेल होते हैं टेबल के वो एटॉमिक वैल्यू ये हो चुका है। तो स्टूडेंट जो हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अब आपको समझाती हूँ। जैसे स्टूडेंट डोमेन क्या होती है? डोमेन हमारी ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की होंगी। जैसे अगर हमने यहाँ पर 1 2 या फिर इंटीजर की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है तो स्टूडेंट ID, तो स्टूडेंट इसकी जो नीचे तमाम वैल्यूज होंगी ना वो हमेशा हमारी 1 2 की फॉर्म में होंगी या हमारी इंटीजर की फॉर्म में होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर किसी का नेम आ जाए। अगर हमने यहाँ स्टूडेंट नेम लिख दिया है तो इसके नीचे के तमाम कॉलम्स में हमारे पास क्या आएगी? सिर्फ नेम्स आएंगे। तो इसे हम डोमेन कहते हैं कि जो हमने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया उसके नीचे भी तमाम वैसी ही वैल्यूज आएंगी। अब जो ऑर्डर होता है कॉलम्स का वो इमटेरियल होता है। इसका ऑर्डर
कोई मसला ही नहीं है, आप इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा और यहाँ पर स्टूडेंट नेम, अब आप स्टूडेंट नेम को एंड पर भी लिख सकते थे, ये जो सेक है इसको आप स्टार्ट में भी लिख सकते थे, ये कॉल नेम है इसको आप नंबर 1 पर भी ला सकते थे, तो ये मैटर करता ही नहीं है। जो आपका तीसरा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है उसका ये है कि आपकी रो भी मैटर नहीं करती। रो कैसे मैटर नहीं करती स्टूडेंट, आप इस रो को, जैसे अब हमारी ये वाली रो है, जो हमारा स्टूडेंट आईडी 1 है उसको आप लास्ट पर भी ला सकते हैं। ये जो स्टूडेंट आईडी हमारी 5 और उसका एहसान और बीबीए, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको आप फर्स्ट पर भी लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब रो का जो ऑर्डर होता है वो भी इमैटेरियल होता है। इसके बाद रो, टपल, रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट होते हैं और कोई भी जो नो टू रोज है भी सेम, यानी कि 2 रोज सेम नहीं हो सकती। जैसे कि स्टूडेंट अब यही वाला जो हमारी फर्स्ट का डेटा है वो दूसरे की डेटा में नहीं हो सकता। कैसे मतलब स्टूडेंट, ये हो सकता है कि अगले स्टूडेंट का नाम भी सुहेल ही हो, उसका सब्जेक्ट भी ये हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ये हो, उसका जेंडर भी ये हो, लेकिन एक चीज़ तो यूनिक होगी और वो यूनिक जैसे कि उसकी आईडी, तो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, कुछ 1-2 चीज़ें सेम हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया कि रो जो होती हैं वो भी सेम नहीं होती, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कुछ मैच कर सकते हैं। ये देखें इंटायर रो जो होती है ना वो मैच नहीं करती, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैच कर जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या, कंस्ट्रक्ट जिसे हम रिलेशन कहते हैं, मैनिपुलेशन लैंग्वेज जैसे हम एसक्यूएल, और जो हमारी इंटेग्रिटी है वो कंस्ट्रेंट्स, वो 2 कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसे हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब हमारे मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू हमें सबसे पहले समझाए गए हैं और उसके बाद हमें डेटाबेस रिलेशन बताया गया है। जैसे कि हमारा ये जो मॉडल है वो हमारा मबनी है मैथमेटिक्स में, तो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट है वो ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 सेट हैं, जैसे हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। स्टूडेंट इस तरह जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको कि हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास सेट आपको पता है ना कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास इनक्लोज होता है, तो वो आप कर लीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और जो हमारा सेट बी है उसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं ए, इसे आपने कर्ली ब्रेसेस में ज़रूर इसे इनक्लोज करना है, ये हमारी सेट की डिफाइन होती है। तो स्टूडेंट अब कार्टियन प्रोडक्ट क्या होती है कि पहले हम इस नंबर को उठाएंगे, मैं कलर चेंज करती हूँ इसका, हम इसका 1 को उठाएंगे और इसे हम ए के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कार्टियन प्रोडक्ट होती है। फिर हम क्या करेंगे, हम 2 को उठाएंगे और इसे हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी कार्टियन प्रोडक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि यही जो रिलेशन है हम डेटाबेस रिलेशन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो डेटाबेस रिलेशंस होते हैं, डेटाबेस का एक रिलेशन दरअसल कार्टियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही होता है, यानी तमाम जो हमारे पास सेट्स हैं वो इन्हीं में से होंगे, इसी जोड़े में से होंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है कि हमारा जो नया सेट बनेगा 1A 1B फिर 2A 2B, तो बेसिकली ये हमारे ऊपर वाले जो सेट्स हैं उन्हीं का सबसेट है। तो यही हमारा डेटाबेस में होता है कि ऊपर की चीज़ों को देखकर नीचे की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर जो 14 है वो एंड होता है। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 15। यहाँ पर स्टार्ट में ही आपका MCQs आ गया है कि जो ऑर्डर होता है कॉलम्स का मैथमेटिक्स में वो मैटर तो करता है, लेकिन यही जो ऑर्डर है डेटाबेस में वो मैटर नहीं करता। ये MCQs आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और ये भी कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन आइदर मैथ्स आर डेटाबेस इफ़ वी चेंज द रो आर टपल ऑफ द रिलेशन। तो ये MCQs से इस तरह पूछा जाता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैथ्स और डेटाबेस में सेम है, जिसको चेंज करने से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा ये है रो आर टपल। अगर हम मैथ्स में भी रो या फिर उसका जो टपल होता है उसको चेंज करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह डेटाबेस रिलेशन में भी चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो कॉलम है उसको चेंज करने से हमारा फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ओनली डिफरेंस इन बिटवीन टू इज़ द ऑर्डर ऑफ द एट्रीब्यूट। और ये भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो जस्ट हमारे पास कॉलम्स का डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि जो हमारे पास A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मैथ्स में A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के, लेकिन जो हमारी रिलेशंस होते हैं डेटाबेस उसके अंदर ये दोनों बराबर होते हैं। तो यही आपका ये देखें यहाँ पर जो रिलेशन हमारी ऑर्डर को चेंज कर देता है कॉलम की मैथ्स की, लेकिन जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर ये भी
ऐसा नहीं होता। ये MCQs आपसे बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट। मैं लेक्चर के एंड में आपसे ये ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये आपके मैथ्स और आपके डेटाबेस के साथ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर अगेन आपको वही टेबल देकर अगेन उसी जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करवाया गया। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द रिलेशनशिप। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स। जो डिग्री होती है किसी भी रिलेशनशिप की, उसको हम डिफाइन करते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स में, और ये आपकी क्विज़ में बहुत पूछा गया है। यहाँ मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे जब आप अपना काम कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, डिग्री ऑफ रिलेशन किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। डिग्री ऑफ रिलेशन हम कहते हैं कॉलम को किसी भी रिलेशन में। अब हम देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। जो जितनी भी नंबर्स ऑफ रो होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट अब ये वाली जो हैं, ये हमारी तमाम क्या हैं? ये हमारी नंबर ऑफ रोज हैं। ओहो, ये हमारी नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो ये भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि हम नंबर्स ऑफ रो को क्या कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने आपसे नंबर 1 पर पूछा था, ये भी आप जल्दी से हैंड आउट में लिखिए कि हम नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं। तो आई होप सो आपने आंसर ठीक लिखा होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, रिलेशनल हमारे पास की कौन सी होती हैं। रिलेशन की हमारे पास ऐसी कीज़ होती हैं जो दरमियान में रिलेशन बनाती हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉरेन की। तो स्टूडेंट, एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल डेट इज़ अ प्राइमरी की इन अदर टेबल ए, यानी कि टेबल ए की जो प्राइमरी की है, जब वो टेबल बी में जाती है तो वो क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। जैसे स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्ट्स में ही ये समझा दिया था कि अब आप क्या करें, आप के पास आपकी स्टूडेंट क्लास के रजिस्टर में आपका नेम है, आपका फादर नेम है, आपका DB जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, आपकी रजिस्ट्रेशन ID है। तो स्टूडेंट, वो आपका रजिस्ट्रेशन है। तो इसके बाद अगर आपकी टीचर ने वो डे आपका बनाना है रिजल्ट, तो वो क्या करते हैं? वो आपकी जो प्राइमरी की है, अब आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्राइमरी की है वो आपका रोल नंबर है, तो स्टूडेंट वो उसे उठाते हैं आपके रोल नंबर को और आपकी जो रिजल्ट कार्ड है उस पर मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट, वो रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन में तो प्राइमरी की था, लेकिन आपके रिजल्ट कार्ड में वो फॉरेन की बन चुका है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है। ये आपका रिपीट हुआ है। अब ये देखिए, कैन बी मोर देन 0 और वन आर मल्टीपल फॉरेन की इन अ टेबल। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो फॉरेन कीज़ होती हैं वो हमेशा 0 से ज़्यादा होती हैं, वो 1 भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि हमारे टेबल जो टेबल है वो कितने टेबल के साथ रिलेट कर रहा है। मैनी टेबल अ पर्टिकुलर टेबल इज़ रिलेटेड। तो जो हमारा पर्टिकुलर टेबल है वो कितने टेबल के साथ रिलेट कर रहा है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसके बाद फॉरेन की एट्रीब्यूट विच आर प्रेजेंट इज अ प्राइमरी की अदर रिलेशन इज कॉल्ड होम रिलेशन आर फॉरेन की रिलेशन। तो ये भी हमेशा याद रखें कि फॉरेन की के एट्रीब्यूट जो प्रेजेंट होते हैं एज अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशन, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम होम रिलेशन कहते हैं या फिर फॉरेन रिलेशन कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है ना डेटाबेस में कितने लोगों का डेटा होता है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको रिज़ल्ट कार्ड का बताया कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन ID थी वो हमने रिज़ल्ट कार्ड में एज आ फॉरेन की यूज़ की है। लेकिन स्टूडेंट, अब हमारे लिए उसी फॉरेन की को अगर हम किसी और रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर लें, तो और रिलेशन आपका क्या हो सकता है? जैसे अब आपने रिजल्ट कार्ड तो बना लिया, फिर आपने ना स्टूडेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का रिजल्ट कार्ड बनाना था, तो आपने उसी फॉरेन की को उठाया है क्योंकि आपकी वो फॉरेन की थी ना के अंदर, उसको आपने अपनी फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड में उसको प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। तो स्टूडेंट, कितनी ये वो हमारे पास आसानियां हैं ना कि हम किस तरह से अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ये रजिस्टर्स के में काम कर रहे होंगे तो ये हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो अगर हम फॉरेन की को एज आ प्राइमरी की यूज़ करते हैं, सिंपली उसे हम कहते हैं होम रिलेशन या फिर फॉरेन की एट्रीब्यूट। तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि द फॉरेन की एट्रीब्यूट विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। आई होप सो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया होगा। अब देखते हैं द फॉरेन की एट्रीब्यूट एंड वन प्रेजेंट इन अदर रिलेशन एज अ प्राइमरी की हैव अ डिफरेंट नेम बट बोथ मस्ट हैव अ सेम डोमेन। याद रखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास फॉरेन की एट्रीब्यूट है जो किसी और रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रहा है, उसका नाम हम डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, वहाँ पर तो हमने जो स्टूडेंट ID थी प्राइमरी की के तौर पर, जब हमने उसे फॉरेन बनाया तो हमने उसे स्टूडेंट ID लिखा। लेकिन स्टूडेंट, अब जब हम वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट की ID बना रहे हैं उसे, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि फर्स्ट स्टूडेंट। तो
हम जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी उसकी जगह हम लिख देंगे फर्स्ट स्टूडेंट और नीचे हम उसकी आईडी लिखेंगे। यानी कि हम नाम तो चेंज कर सकते हैं लेकिन हम उसकी डोमेन चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हम उसका रोल नंबर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका रिजल्ट जब अनाउंस होता था आपके स्कूल में तो आपको आई थिंक सो आपकी नेम से पुकारा जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपके रोल नंबर से भी पुकारा जाता है ताकि स्पेसिफाई हो सके। तो स्टूडेंट आपको इसी तरह पुकारा जाता है ना कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर 5 गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन के साथ जब हमने एसोसिएट कर दिया तो उसका नाम तो चेंज हो गया है लेकिन रहा तो वो रोल नंबर 1 ही ना। और रोल नंबर 1 अगर ऐसे 1 लिखा हुआ है तो वो हमारे पास किसकी उसकी डोमेन क्या है, इंटीजर या फिर नंबर्स। अब ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की को हम अंडरलाइन करते हैं एक सॉलिड लाइन के साथ। ये देखें, प्राइमरी की को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सॉलिड लाइन के साथ, जबकि ये देखें, ओहो क्या ये हो नहीं रहा, हाईलाइट हो गया। तो स्टूडेंट जबकि जो हमारी फॉरेन की होती है उसे हम डैश लगाकर डैश वाली लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है। स्टूडेंट वैसे हमारे रिलेशन के अंदर ऐसा होता है ना कि कभी भी जो प्राइमरी की है वो ज़ीरो नहीं होती, लेकिन कभी कभार हम लिख भी देते हैं। तो स्टूडेंट हम एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में ये पढ़ते हैं कि आ रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की कैन हैव नल वैल्यू। अगर हम एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। कभी कभार हम प्राइमरी की को नल भी कर देते हैं, लेकिन इस कंस्ट्रेंट के लगाने के बाद कभी भी पीके की नल वैल्यू अटेन नहीं कर सकती। हाउएवर पीके कंटेन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, अगर हमारे जो प्राइमरी की है उसके मल्टीपल वैल्यूज या एट्रीब्यूट्स हैं देन नन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द पीके की हैज़ अ नल वैल्यू इन एनी इंस्टेंस। तो अगर हमारे पास मल्टीपल भी हैं तो उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कोई भी एट्रीब्यूट नल वैल्यू नहीं रख सकता। तो स्टूडेंट ये आपसे इसका जो आसान सी ट्रिक है आप ये याद कर सकते हैं कि ऐसी कंस्ट्रेंट जो पीके की पे लगती है वो हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है। और रिफरेंशियल, जैसे कि एफ से आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं, ऐसी की जो आपकी F4 क्या होता है, फॉरेन की पर लगती है वो आपकी रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है। तो ये जो की होती है ये हमें बताती है कि फॉरेन की इज एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट कम्बिनेशन ऑफ रिलेशन दैट इज प्राइमरी की ऑफ द अदर रिलेशनशिप। ये बताता है कि हमारा जो एट्रीब्यूट का रिलेशनशिप जो कम्बिनेशन है या फिर एक एट्रीब्यूट है वो रिलेट कर रहा है प्राइमरी की में या फिर वो किसी और रिलेशन की प्राइमरी की है। तो अब स्टूडेंट इन कंस्ट्रेंट की जो हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पीके इज मिनिमल आइडेंटिफायर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई टपल यूनिकली। तो हमारे पास जो प्राइमरी की है वो मिनिमल आइडेंटिफायर होता है। ये एमसीक्यूज भी आपका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपको जैसे ही आप लेक्चर देख रहे हैं आपको हर चीज़ आपको याद हो जाए। तो स्टूडेंट जब जैसे ही आप अपना हैंडबुक देखें तो आपके लिए सब पानी की तरह वाजे हो। तो स्टूडेंट अब देखें, अब मैंने आपको यहाँ पर ये एमसीक्यूज कवर करवा दिया है ना कि पीके इज़ अ मिनिमल आइडेंटिफायर। इसके बाद ये यूज़ किस लिए होता है, ये यूज़ होता है टपल्स को यूनिकली क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टूडेंट मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप जब अपने जा रहे हों अपने एग्ज़ाम के लिए तो ऐसा करें कि ये जो मैंने 5 लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई है इसे एक बार सुन के ज़रूर जाएं। जैसे ही आपके एग्ज़ाम में तकरीबन 3 घंटे पढ़े हों, आपने आधा घंटा पहले तो सेंटर में जाना होता है, तो आपको चाहिए कि आप इस सीरीज को अपनी बुक बन के रिलैक्स होकर, रिलैक्स माइंड के साथ बिल्कुल ईजी होकर इन लेक्चर्स को सुने। क्योंकि स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखें, जो चीज़ आपने सुनी होती है एज अ स्टोरी, क्योंकि मैं तो आपको एज अ स्टोरी समझा रही होती हूँ, और आपने विजुअलाइज की होती है बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ, वो आपको हमेशा याद रहती है। क्यों स्टूडेंट, अगर आपको याद हो आपकी नानियाँ दादियाँ जो आपको कहानियाँ सुनाती थी वो आपको आज तक याद हैं क्योंकि आपने बहुत ईजी गोइंग में उन्हें सुना था। तो अब हमारे पास नल कंस्ट्रेंट क्या होती है। नल कंस्ट्रेंट हम वहाँ पर लगाते हैं कि जो हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो ना तो अभी दी गई है और ना ही डिफाइन की गई है। तो स्टूडेंट जो चीज़ अभी डिफाइन ही नहीं की गई तो उससे जाहिर सी बात है हम नल कंस्ट्रेंट में ही पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट जो जिनको ना हम वैल्यू नहीं दे पाते, लेकिन हम अपने डेटाबेस में ना कोई ऐसी वैल्यू सेट कर देते हैं जो डिफ़ॉल्टली उनको असाइन हो जाती है। तो इफ़ वी डू नॉट गिव एनी वैल्यू टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, अगर हम किसी एट्रीब्यूट को वैल्यू नहीं देते तो एक सर्टन वैल्यू होती है जो कि डिफ़ॉल्टली सेट हो जाती है। और ये बात याद रखिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने सेट की होती है। जब हम उसे
सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है, जहाँ पर भी कोई चीज़ खाली पड़ी हो वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देता है। स्टूडेंट अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अभी तो टीचर ने बोला है कि ऊपर नल वैल्यू हो सकती है, तो स्टूडेंट जहाँ पर नल कंस्ट्रेन लगी होगी ना वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर तो नल कंस्ट्रेन है। लेकिन जहाँ पर नल कंस्ट्रेन नहीं लगी वहाँ पर आकर आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अब डोमेन कंस्ट्रक्ट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको डोमेन बहुत बार पढ़ा दिया है कि डोमेन का मतलब है कि एक ऐसा रूल जो हर एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा। अगर हमने कोई एट्रीब्यूट बना दिया है जैसे स्टूडेंट आईडी, तो हमने कह दिया कि इसके अंदर इंटीजर्स ही होंगे, इसके अंदर कोई भी करैक्टर नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट वो ऐसी कंस्ट्रेंट उसे हम डोमेन कंस्ट्रेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब नेम नहीं आ सकता, इसके अंदर रोल नंबर ही आ सकता है। अब हमारी RDM कंपोनेंट्स, तो स्टूडेंट हमारे RDM कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले डिजाइनिंग लॉजिकल डेटाबेस। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ऑब्टेन फ्रॉम कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, तो ये आपने ऊपर भी पढ़ा है कि लॉजिकल जो डेटा बेस डिज़ाइन है उसे हम ऑब्टेन करते हैं कंसेप्चुअल से, और जो हमारे पास कंसेप्चुअल है, ये देखें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंसेप्चुअल डेटाबेस इनटू लॉजिकल डिज़ाइन इन्वॉल्व ER डायग्राम मॉडल इनटू रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ये MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम कंसेप्चुअल डेटा बेस को लॉजिकल में ट्रांसफ़र करते हैं ER मॉडल के थ्रू, उसको हम रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट ये आपकी डिफ़ाइन है, अगर आपको ये आ जाती है पेपर में तो आपने यही लिख के आ जानी है, और ये आपकी 110% आपकी करेक्ट डिफ़ाइन है और बहुत ही क्लियर कट सा आंसर है, और आपकी जो LMS है उस पर ऐसा ही क्लियर कट सा आंसर पसंद किया जाता है। अब देखिए आप ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स, तो अब हमारे ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स क्या होंगे कि सबसे पहले जो ये जो रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इनके अंदर ना कोई भी हम नहीं कर सकते कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। हमारे पास ना 2 रूल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मिंग के, तो ये भी आपने याद रखना है कि कितने रूल्स होते हैं। पहला है कि हम उसे मैनुअल करें, ठीक है, जो भी हम ये ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं, जो हम कंसेप्चुअल को लॉजिकल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास रिलेशनल मॉडल बन रहा है, तो पहली बात है कि हम इसे अपने हाथ से कर लें, और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि हम केस टूल यूज़ कर लें। तो यानी कि केस टूल क्या हो सकते हैं हमारे पास, ER मॉडल, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि ER मॉडल को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं ना रिलेशनल डेटा मॉडल, तो इसको हम यूज़ कर लें, 2 ही मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास मैपिंग एंटिटी टाइप, तो मैपिंग हम किस तरह करते हैं स्टूडेंट, रेगुलर एंटिटी टाइप जिसे हम ET कहते हैं, हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्ट्रेट वे इनटू रिलेशन। इट मीन्स दैट वट एवर एंटिटी वी हैड identify they would be simply to convert it into relation and will be have the same name as the relation earlier kept। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास रेगुलर एंटिटी होती है इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसका नेम वही होगा जो उसकी रेलिवेंट एंटिटी का नेम होगा। इसके बाद प्राइमरी की ऑफ एंटिटी इज डिक्लेयर एज अ प्राइमरी की एंड आर अंडरलाइंड, तो जो भी हमारे पास प्राइमरी की होती है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं और उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। सिंपली एट्रीब्यूट ऑफ ET इंक्लूडेड 2 रिलेशन, जो हमारी सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं ET के, ET मतलब एंटिटी टाइप, ये आपने याद रखना है, वो इंक्लूड करते हैं 2 रिलेशंस में, सिंपली हमारे पास इंक्लूड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास स्टूडेंट एक आपकी एट्रीब्यूट है और स्टूडेंट की जो एंटिटीज़ हैं वो आपके पास क्या हो सकती हैं, रिलेशन है, और इसके साथ रिलेशन किन एंटिटीज़ का है, आपके स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम और सेट या फिर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट अब इसकी एंटिटी टाइप क्या है, इसकी एंटिटी टाइप आपकी इंटीजर हो सकती है, इसका आपका कैरेक्टर या स्ट्रिंग हो सकता है, और इसकी आपकी ये भी आपकी इंटीजर ही हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल में समझाया गया है। जैसे स्टूडेंट अब क्या है आपकी स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में बताया गया कि स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना स्ट्रीट एड्रेस है, तो अब स्ट्रीट एड्रेस में एक चीज़ तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, जैसे हमने एंटिटी टाइप में पढ़ा। अब स्टूडेंट एक हमारे पास रिलेशन था और उसकी एंटिटी थी हमारे पास स्टूडेंट एड्रेस, तो स्टूडेंट एड्रेस में और भी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर एंटिटीज़, तो वो क्या है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी एरिया। तो यहाँ पर जो ऊपर पॉइंट था अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इस ET वाले की। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट कि जो हमारी स्टूडेंट एड्रेस की एंटिटी टाइप थी उसकी रेलिवेंट एंटिटी टाइप भी सेम होगी, क्योंकि वो इसी नाम के साथ एसोसिएट कर रही हैं। तो ये MCQs आपका कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछा जाता है, ये भी वही एग्जाम्पल है आपकी। अब स्टूडेंट आई थिंक सो आपका, जी हाँ, तो स्टूडेंट आपका ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके आगे आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आप जस्ट रीड कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर
ये ना आपका तमाम जो ओवरव्यू है ना वो दिया जाता है, आपकी कंक्लूजन होती है। तो इसमें कंक्लूजन में मैं भी आपको बता देती हूँ कि डिफरेंस बताया गया है कि मैथमेटिक्स और डेटाबेस जो रिलेशनशिप होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। और फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है फॉरेन की का। इसके बाद हमने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा बेसिक है हमारी डेटाबेस में। इसके बाद हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है लॉजिकल डेटा में। और स्टूडेंट अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर हम कंसेप्चुअल को लॉजिकल डेटाबेस में ER मॉडल के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिलेशनल, आप बताएं स्टूडेंट क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ये हमारा वाइडली यूज़ होता है। वैसे स्टूडेंट हाँ, ये MCQ भी आपसे पूछा जाता है, वो आपके लेक्चर नंबर 16 में आएगा कि इसके अलावा कौन से दो नेटवर्क थे। तो दो नेटवर्क थे, हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल। ये तो मैंने खुद ही आपको बता दिया कि हमारे पास दो मॉडल्स थे डेटाबेस के, नेटवर्क और हायरार्किकल, लेकिन हम यूज़ करते हैं रैशनल। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इतनी मेहनत से इतना बोलकर आपके लिए लेक्चर तैयार किया जाता है तो स्टूडेंट आपका फ़ायदा ही है। आप अपने मैक्सिमम फेलोज़ के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें अपने व्हाट्सएप चैनल्स पर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि बहुत अच्छा जो कंटेंट है आप तक पहुंचाया जाता है बहुत मेहनत के साथ। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको पसंद आएगा और आप अपनी मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे।